मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। तो आज मैं बोलूँगा बिल्कुल कॉपी और पेन को मत छुएं, बाद में वीडियो देखें और फिर उसको नोट करें, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो वो सारी चीज़ें, बाद वीडियो तो सेव्ड रहेगी, तो उसको देखकर आप बहुत कुछ उसमें से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे छत्तीसगढ़ की जो 5 जनजाति है उसको भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 जनजाति है वो, ठीक, अब ये सब बेसिक है, आप जानते ही होंगे, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। एक है अबूझ माड़िया, ये भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित की हुई है, अबूझ माड़िया। सेकेंड है कौन सा, बैगा। थर्ड है कौन सा, बिरहोर। फोर्थ है आपका पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। कोरवा की दो अलग अलग, एक मैदान में होती है, एक पहाड़ में बसने वाली जनजाति। और पांचवा है दोस्तों हमारा कमार। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो जनरली चीज़ है याद रखने का, लेकिन फिर भी एक छोटी सी ट्रिक्स मैं इसमें बता देता हूँ कि याद कैसे रखना है। वैसे मैं ट्रिक्स के पीछे नहीं भागता, मेन होता है उससे रिलेट करके सारी चीज़ें याद करना। ठीक है, अबूझमाड़ सभी जानते होंगे। अबूझमाड़ की पहाड़ी में क्या, अबूझमाड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर काम करते हैं। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर काम करते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अबूझमाड़ पहाड़ी से पहाड़ी कोरवा, बैगा और बिरहोर काम करते हैं, मतलब कमार जनजाति। ये छोटा सा ही प्रयास है, अभी देखेंगे आपको आनंद आने वाला है। बस मनोयोग से सुनिए, आज कुछ मत कीजिए, अपने स्क्रीन पर पूरा ध्यान लगाइए, बहुत ही आनंद आएगा। इसके अलावा 2 जनजाति जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या की है, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है। कौन कौन सा, पंडो और दूसरा है भुंजिया। विशेष पिछड़ी जनजाति है दोस्तों। क्या हुआ था, इनके विकास के लिए प्रोग्राम बना, तो जिनको प्रोग्राम संचालन करने की जिम्मेदारी थी, विकास उनका हो गया, इनका रुक गया। आप जानते ही हैं भारत सरकार की प्रशासन व्यवस्था को। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति है, 2003 में घोषित हुई है, और ये 5 जो है भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक, इसको यहाँ तक ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों अबूझमाड़। अबूझमाड़ जनजाति, सबसे पहले जनजाति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं अबूझमाड़ जनजाति को समझने का। लगभग सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, तो पहला है हमारा अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया जो है वो भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये तो आपको पता चल ही गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अबूझमाड़ का हम लोग शाब्दिक विच्छेद करें, आ प्लस बुझ प्लस माड़ प्लस इया। ठीक है, आ मतलब जब भी हम लोग लेंगे नहीं के अर्थ में लेंगे। आ मतलब क्या होता है, नहीं। बुझ का मतलब होता है बूझना, जानना। ठीक है, और माड़ का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, तो आगे जो और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 1 नंबर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। कहीं आपको इधर उधर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में ही होता है। तो पहले शब्दों के अर्थ को समझ ले, मैं इन्हीं से रिलेट करके आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये हो गया पर्वत, और इया जो है दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ है। इया क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए, आप अगर गाँव में रहते होंगे, आप अगर गाँव में रहते होंगे दोस्तों, तो कोई शहर से व्यक्ति आता है, कोई शहर से व्यक्ति अगर आ गया, कोई आदमी आया, तो उसको क्या कहते हैं, वो देखो शहरिया आया है। क्या आया है,
सहरिया आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, शहर में ईया प्रत्यय जोड़ देते हैं। जब छत्तीसगढ़ लैंग्वेज करेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा, तब हम इन सभी प्रत्यय को देखेंगे। तो क्या लगा देते हैं, सहरिया। ये क्या आया है, कौन आया है बोले तो सहरिया आया, मतलब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, सहरिया कहते हैं दोस्तों। वैसे ही अबुझमाड़, अब यहाँ पर देखिए अबुझमाड़ एक जगह का विशेष का नाम है, जगह विशेष का नाम है। और अबुझमाड़िया मतलब अबुझमाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या कहलाए, अबुझमाड़िया। जैसे शहर में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, सहरिया। ठीक है, गांव में रहने वाले गवैया। तो वैसे ही अबुझमाड़ क्षेत्र में रहने वाले क्या कहलाए, अबुझमाड़िया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर अ मतलब नहीं, जानना मतलब जिस जाति को, जिस जनजाति को नहीं जाना जा सका, वो कौन सी जनजाति है, अबुझमाड़िया जनजाति, अज्ञात। ठीक है, वे जनजाति जिसको नहीं जाना सकता, बूझना मतलब जानना, जिसको बूझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, वो जनजाति कौन सी है, अबुझमाड़िया है दोस्तों। ठीक है, अबुझ जानना, माड़ का अर्थ होता है पर्वत, और इया इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये इसका थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, शाब्दिक विवेचन हो गया। अब ये विवेचन ही आपको कहाँ तक लेके जाएगी, पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराने तक लेके जाने वाली है। देखिए कैसे, तो अबुझमाड़िया की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक एक पॉइंट आप लोग देखिए। जनजाति जब हम लोग याद करते हैं दोस्तों, तो कंफ्यूजन होता है कि यह कहाँ आएगा, पहला कौन सा, मिक्स हो जाता है। उस मिक्स को याद करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने जीवन में जो सुबह से लेकर रात को सोने तक जिस लाइफ का हम लोग आचरण करते हैं, उसी अनुसार अब सुबह उठते हो तो सीधा कमाने नहीं चले जाते हैं ना, हाथ मुंह धोते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम करते जाते हैं। सेम हम उस चीज को रिलेट करके मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अबुझमाड़िया जनजाति आई कहाँ से। ठीक, तो एक चीज यहाँ पर अब मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, ये क्या है, गोड़ों की उपजाति है। सबसे पहले याद रखेंगे ये क्या है दोस्तों, गोड़ों की, गोड़ जनजाति है, उसकी गोड़ों की उपजाति है, गोड़ों की उपजनजाति या उपजाति लिख लीजिए, उपजाति है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति के सिलसिले में कई सारी कहानियां हैं, तो मैं कुछ कहानियों पर भी आपके प्रकाश डाल देता हूं दोस्तों। ये एक्चुअल में माड़िया गोड़ के, ऐसा उसमें लिखा हुआ है बुक में कि माड़िया गोड़ के जो दो कपल थे, लवर थे, आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो कहाँ आ गए, अब वो संकुचित स्वभाव के थे तो कहाँ पर आ गए, अबुझमाड़ क्षेत्र में आ गए। अब अबुझमाड़ क्षेत्र में आए तो रहने लगे, उनसे उनकी संतानें उत्पन्न हुई, और वहाँ पर ये पूरा का पूरा एक गांव खड़ा कर दिए दोस्तों। और उन्हीं लोग क्या कहलाते हैं, अब चूंकि अबुझमाड़ क्षेत्र में रहते थे इसलिए क्या कहलाए, अबुझमाड़िया जनजाति कहलाए। क्या कहलाए, अबुझमाड़िया जनजाति। ठीक, पहली किंवदंती ये है। दूसरी याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, कि जब पृथ्वी में प्रलय आया तो सभी तरफ क्या हो गया, जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया तो एक लेडीज थी और एक जेंट्स, दोनों, फिर वही लवर, इसमें मेन लवर ही हैं, जो कपल्स हैं उन्हीं का ही जिक्र है, तो आप उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक लड़की एक लड़का दोनों मिले, अब प्रलय आ गया है तो ये उसको बचाना चाहती थी, वो उसको बचाना चाहता था। अब करें कैसे, तो उसके बाड़ी में उन लोग बोए थे लौकी, और लौकी को कहते हैं दोस्तों, लौकी की सब्जी आपको पता है, आप खाते ही हो, तो तुमा, उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तुमा, और आपके बुक्स में लिखा हुआ है तुम्बा कई जगह। तो वो जो तुमा था, अब आजकल के लौकी का साइज तो आप देखे हो, छोटा सा एक हाथ का आता है या छोटा सा गोल, उस समय इतना बड़ा लौकी था, इतना बड़ा लौकी। तो उन लोग क्या किए, उस लौकी के सहारे तैरते रहे। ठीक है, उस लौकी के सहारे ये मैं अपने से कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक में ये सारी चीज़ें आपको मिल जानी है। तो वो लौकी के सहारे तैरते रहे, तैरते तैरते फिर कहाँ आ गए उन लोग, अबुझमाड़ क्षेत्र में आ गए। अबुझमाड़ क्षेत्र में आए दोस्तों, तो अबुझमाड़ क्षेत्र में आकर उन्होंने विश्राम किया, और जैसे प्रलय शांत हुआ फिर उन लोगों ने जनरेशन बढ़ाया आगे, पति पत्नी बन के, तो फिर वहाँ पर जो बस्ती बसी वो क्या कहलाई,
अबुझमाड़िया कहलाई। ये दूसरी किंवदंती है। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ याद रखना है, किंवदंती नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाता है कि कौन सी जनजाति में तुमा का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं निश्चित बता रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से पूरा सेशन देखें, लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग आराम से दोगे, श्योर है। तो इस जनजाति में कौन से तुमा का किस जनजाति में विशेष महत्व है, तो अबुझमाड़िया जनजाति में। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। इस जनजाति में किसका महत्व है दोस्तों, तुमा का महत्व है। किसका, तुमा, और इसको कहते हैं हम लोग लौकी का विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। ये ला नहीं है, ये डबलता है ना, महत्व में डबलता आता है दोस्तों। ये हम लोग जब हिंदी लैंग्वेज करेंगे तो आप लोग देखेंगे। तो तुमा का विशेष महत्व, यहाँ से अब देखिए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब ये आए हैं तो ये किसी न किसी को अपना वंशज मानते होंगे, ठीक है। तो इसके वंशज कौन है दोस्तों, तो इसके ये अपने आप को कस्तूरबा गांधी का वंशज मानते हैं। किसका, कस्तूरबा गांधी का। अब आप लिख मत लीजिएगा कि सर बोल रहे हैं कस्तूरबा गांधी, अब महात्मा गांधी को आप लोग फिर कर दिए। मैं इसको रिलेट करने के लिए बताया, कैसे, देखिए ये अपने आप को वंशज जो मानते हैं, ये कस्तूर नागा का वंशज मानते हैं, कस्तूर नागा। अब ये ना को मैं बा कर दूं तो कस्तूरबा गांधी, यहाँ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, जीवन भर नहीं भूलेंगे कि ये जनजाति किसको अपना वंशज मानते हैं, कस्तूर नागा, ठीक है। तो आप कस्तूर बागा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कस्तूर नागा को ये अपना वंशज मानते हैं। एक चीज बस और, फिर इसके दैनिक जीवनचर्या में आते हैं हम लोग। चौथा जो पॉइंट है कि ये अपने आप को दोस्तों मेटा भूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा भूम कहते हैं। मेटा मतलब होता है यहाँ पर पर्वत, और भूम मतलब भूमि। तो पर्वतीय भूमि में रहने वाले लोग, इसका अर्थ क्या हुआ, पर्वतीय भूमि में रहने वाले लोग। अब अबुझमाड़ एरिया खुद पर्वत क्षेत्र है दोस्तों, तो वहाँ तो वो रहते ही हैं, इसीलिए ये क्या कहते हैं, अपने आप को मेटा भूम कहते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं डायरेक्टली आपको आपके दिमाग तक लेकर आ गया हूं। अब इसमें से भूलने वाली बात कोई नहीं है। ये घोड़ों की उपजाति है। तुमा ने अबुझमाड़ियों की जान बचाई थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है इस जनजाति में। अपना पूर्वज कस्तूरबा गांधी से रिलेट कर लीजिएगा, कस्तूर नागा। और अपने आप ये खुद पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, इसीलिए अपने आप को मेटा भूम कहते हैं। मैं शाब्दिक विवेचन करके अर्थ स्पष्ट कर दिया। मेटा मतलब पर्वत, भूम मतलब भूमि, पर्वतीय भूमि रहने वाले लोग दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब आप रिलेट कीजिए कि कोई भी जनजाति क्या करेगी। तो अपन शुरू से चलते हैं। जब वो सुबह उठती है, मुंह हाथ धोती है, नहाती है, उसके बाद वो तैयार होते हैं, ठीक है। तैयार होते हैं तो फिर तैयार होने के लिए उनको कुछ क्या चाहिए रहेगा, वस्त्र चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इस जनजाति में वस्त्र का विशेष महत्व नहीं है। वस्त्र ये लोग सिंपल बंडी लुंगी वगैरह पहनते हैं, तो इसमें विशेष कुछ दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर गहने के संबंधित एक चीज याद रखिएगा जो पूछा जाता है। इन लोग गोदना को दोस्तों, किसको, गोदना। अब ये गोदना क्या होता है, गोदना को क्या मानते हैं, स्थायी गहना मानते हैं। क्या मानते हैं, स्थायी गहना मानते हैं गोदना को। गोदना क्या है, तो गोदना टैटू, अभी आपका प्रचलन में चला है, टैटू शब्द यहाँ पर वहाँ पर सब छपाए पड़े हैं, वो क्या कहलाता है, गोदना कहलाता है, ठीक है। तो इन लोग गोदना को क्या मानते हैं, स्थायी गहना मानते हैं। ये जनजाति जो है अबुझमाड़ जनजाति, शरीर में जब कपड़ा पहनने के बाद जितने भी जगह बचते हैं जो दिख सकता है बाहर, सभी जगह गोदना गोदवाते हैं। तो गोदना गोदवाने का इन लोगों को शौक है, ठीक है। कपड़े पहनने के बाद जैसे चेहरा माथे पर देखे होगे, नाक पर देखे होगे, ठुड्डी पर, गालों पर, पैर पर, हाथ पर, जो भी जगह दिख रहा है छूटना नहीं चाहिए, गोदना गोदवाना है, ठीक है। तो ये गोदना को स्थायी गहना मानते हैं दोस्तों। कौन सी जनजाति, अबुझमाड़ जनजाति। आप लोग विशेष रूप से इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये घर में प्रवेश करते हैं। अब देखिए एकदम बारीक बारीक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ये घर में प्रवेश करते हैं दोस्तों,
तैयार हो गए, उसके बाद घर में प्रवेश किए। तो घर में दोस्तों इसके प्रवेश करने कर ये घर के चीज़ों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मैं उन अलग अलग नामों को बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखिए, घर में जब ये घुसते हैं तो पहले कहाँ जाएंगे? बैठक में जाएंगे, ठीक है। और बैठक को इन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं अगहा। क्या कहते हैं? अगहा कहते हैं। देखिए स्पेलिंग में लिख दिया हूं, उल्टा सीधा मत करिएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगहा कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे? तो अगहा में से अंग को इसको अलग कर दीजिए, अंग को, ठीक है। हा को अलग कर दीजिए। तो अंग को दोस्तों हम लोग कहाँ पर रखते हैं? बैठाते हैं, बैठक में, ठीक है। अंग को हम लोग कहाँ पर रखते बैठाते हैं? बैठक में। तो अगहा से आप लोग रिलेट करिएगा बैठक। बैठक को क्या कहते हैं? अगहा। एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, कई सारे बुक जो हैं, मैं आपके कमेंट्स लूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अवेशम क्लास सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस देखिए, मनोयोग से सारी चीजें याद हो जाएगी, गारंटी है दोस्तों, गारंटी। 10 मिनट बाद आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा इसी का, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए तो मेरा पढ़ाना फिर कोई मतलब का नहीं है, ठीक। आप देखिए, आनंद लीजिए बस पढ़ाई का। अंग, यहां पर अंग अलग कर दीजिएगा। अंग जो है वो कहां बैठाते हैं? बैठक में, इसको रिलेट कीजिएगा। इसके बाद दूसरा, बैठक को इन लोग कहते हैं अगहा। अब रसोई घर को इन लोग, रसोई घर को क्या कहते हैं दोस्तों? रसोई घर को कहते हैं आंगड़ी। क्या कहते हैं? आंगड़ी। रसोई घर को कहते हैं आंगड़ी। इसको कैसे रिलेट करना है? तो देखिए, ये क्या है? आग है, आग। आंगड़ी में क्या है? आग है। और आग कहाँ जलती है दोस्तों? रसोई में जलती है। कहाँ जलती है? रसोई में जलती है। मतलब आप रसोई घर को रिलेट कर सकते हैं आंगड़ी, जीवन भर नहीं बोलोगे। रसोई घर में आग जलती है, मतलब वो क्या हो गया? आंगड़ी हो गया, ठीक। इसके बाद आइए संग्रहण कक्ष। संग्रहण कक्ष, देखिए संग्रहण कक्ष, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टोर रूम। संग्रहण कक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर रूम, ठीक है। आपको किसी भी चीज के संग्रहण करने का क्या है? जुनून है। आप कारों की संग्रहण करने का जुनून है, कई लोग को बाइक को, कई लोग को सिक्के का। अब जो कार जो है दोस्तों संग्रहण करना है, आपको बहुत सारा इकट्ठा करना है, और आप मिडिल क्लास वाले हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? पहला कार तो चलिए कमा के लिए, दूसरा कार कैसे लेंगे? लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा कार फिर कैसे लेंगे? फिर से लोन लेना पड़ेगा। फिर बाइक कैसे लेंगे? लोन लेना पड़ेगा। सिक्का कहाँ से लाएंगे? लोन लेना पड़ेगा। टीवी कहाँ से लाएंगे? लोन लेना पड़ेगा। मतलब इन सभी चीजों का अगर आपके घर में संग्रहण करना हो तो क्या लेना पड़ेगा? आपको लोन लेना पड़ेगा। और संग्रहण कक्ष को क्या कहते हैं? लोन। क्या कहते हैं दोस्तों? इन लोग लोनू कहते हैं। यहां से आप जीवन भर इसको नहीं भूलेंगे। संग्रहण कक्ष, स्टोर रूम को क्या कहते हैं? लोनू कहते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। नाइस सर जी, बहुत अच्छे से समझा है, धन्यवाद कमला जी, आपको समझ में आया। सर कंप्लीट जनजाति पढ़ाइएगा। बिल्कुल सर, कंप्लीट जनजाति लेंगे, ठीक है। जैसा हमारी टीम का आदेश होगा उसके अनुसार पूरा करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनू, संग्रहण कक्ष आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ठीक। अब दोस्तों मैं इतनी कीमती चीजें कहाँ रख रहा हूँ? लोनू में रख रहा हूँ, मतलब संग्रहण कक्ष, स्टोर रूम में। पैसा इकट्ठा करके लाया, ये लाया, सब संग्रहण कक्ष में लाकर रख दिया, तो संग्रहण कक्ष क्या हो गया? मेरे लिए भगवान हो गया। क्या हो गया? भगवान हो गया। तो यहां से ध्यान रखिएगा, सारी कीमती चीजें कहाँ हैं? संग्रहण कक्ष में। और जहां पर कीमती चीजें हैं वो क्या है? उसके लिए भगवान है। तो इनके जो कुल देवता का वास है दोस्तों, वो लोनू में होता है। इनके कुल देवता का वास कहाँ होता है? लोनू में होता है। कुल देवता का वास कहाँ होता है? लोनू में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद है। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब इनके ये तो अब घर में प्रवेश कर गए, ठीक है, घर में प्रवेश किए। इसके बाद देखिए दोस्तों, पूजा पाठ करेंगे। नहा लिए, कपड़ा पहन लिए,
श्रृंगार कर लिए, अब क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो इनका जो घर का देवता है, कौन सा, घर का देवता, घर का देवता। अब ये देखिए आपको कैसे याद रखना है इनके घर का देवता। तो अबूझमाड़ जनजाति की 2-3 विशेषताएं हैं दोस्तों। पहला क्या, वो भले ही वो पहले शिक्षित नहीं थी, ठीक है, वो कुछ चीज़ें नहीं जानती थी, शिक्षित नहीं थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उनको पढ़ना लिखना सिखाया गया। क्या किया गया, पढ़ना लिखना सिखाया गया। अब पढ़ने के लिए तो ठीक है, लिखने के लिए उनको क्या दिया गया दोस्तों, पेन दिया गया, पेन। अब वो उस समय पेन तो कोई साइज में आता नहीं था, तो कोई छोटा पेन था, कोई बड़ा पेन था, कोई मंझला पेन था। यहाँ से आप रिलेट करेंगे दोस्तों, इनके अबूझमाड़ जनजाति जो अज्ञात थी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उनको पढ़ाने के लिए फिर क्या दिया गया, पेन। और यही इनकी जनजाति है, जनजाति के घर का देवता है छोटा पेन, छोटा पेन, मंझला पेन, मंझला पेन, और ये हो गया आपका बड़ा पेन। ये इनके घर का देवता है दोस्तों, ठीक है, छोटा पेन, मंझला पेन, बड़ा पेन। क्लियर है यहाँ तक? सभी दोस्तों को भी देख रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आनंद लीजिए। तो मैंने बताया कि इनको जब पढ़ने के लिए से आप रिलेट करेंगे, जब शिक्षित किया गया, तो ये इनके घर का देवता है। देखिए मेरा जो मैं कुछ शब्द यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचने के लिए, मैं किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है दोस्तों, आपके दिमाग तक सारी चीज़ें बैठ जाए, यही मेरी कोशिश है बस। चलिए, तो यहाँ पर घर का देवता हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनके मुख्य जो देवी देवता है वो कौन है, मुख्य देवी देवता कौन है। तो देवी में तो याद रखिएगा, देवी में याद रखिएगा, ये भूमि माता की पूजा करते हैं, मेटा भूम कहते हैं, यहाँ से रिलेट कीजिएगा, ये भूमि माता की पूजा करते हैं दोस्तों, ठीक है, देवी में याद रखिए। और देव में आपको याद रखना है, मैंने इनकी संस्कृति का जिक्र किया अभी, तो ये पूछा गया है इनकी संस्कृति में दोस्तों, ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक है, तो बूढ़े लोगों का आदर करना अच्छे से जानते थे। आज जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उनके ही माता पिता आज वृद्धाश्रम में हैं, और जो गरीब है उनके माता पिता उसके घर में हैं, ये भारत की सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी संस्कृति अपने बड़े बूढ़ों का इज्जत करना जानती थी। अबूझमाड़ भले ही कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनको ये अच्छे से पता था। यहाँ से आप लोग रिलेट करेंगे, कौन सा इनका जो प्रमुख देवता है वो है बूढ़ा देव। कौन सा है, बूढ़ा देव है, ठीक है, तो इससे आप रिलेट करेंगे। और भी हैं तो ये सभी में दोस्तों लगभग कॉमन मिलेंगे, ठाकुर देव, ठाकुर देव, और इसके बाद आ जाएगा बूढ़ी माई या बूढ़ी डोकरी, बूढ़ी माई, या इसी को इन लोग कहते हैं बूढ़ी डोकरी, ठीक है, बूढ़ी माई या बूढ़ी डोकरी दोस्तों। क्लियर है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, एक बार क्लियर हो तो सभी दोस्तों एक बार थम्स अप करके मुझे सूचित करें कि आप तक मैं बहुत अच्छे से पहुंच रहा हूं और आपको सभी समझ में आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद, बढ़िया। चलिए, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब ये आ गए हम लोग इसके देवी देवता में दोस्तों। तो अब इसने क्या किया, पूजा पाठ कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे, फिर घर में बैठ के भजन तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे दोस्तों, आप ध्यान मग्न होकर सुनिए, पूरी कहानी आपको परीक्षा हॉल में बैठोगे और याद आएगी। क्या करेंगे, कमाने खाने जाएंगे भैया, कुछ रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे। तो उस समय क्या था, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि करते थे, ठीक है। तो इनकी कृषि जो महत्वपूर्ण है, कृषि आप भूलते हो, आज के बाद नहीं भूलोगे, गारंटी, अगर भूल गए तो जो बोलो वो, ठीक है। कृषि से हम क्या करते हैं दोस्तों, पैदावार करते हैं। क्या करते हैं, पैदावार करते हैं। आप बहुत बारीकी से समझिएगा, कृषि से हम क्या करते हैं, पैदावार करते हैं। कृषि से क्या करते हैं,
पैदावार करते हैं। क्या पैदा करते हैं दोस्तों? तो माड़ पैदा करते हैं, माड़। ठीक है, क्या पैदा करते हैं? माड़ पैदा करते हैं। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए, अबुझ माड़िया जनजाति में माड़ शब्द है, आप लोग माड़ से रिलेट कीजिएगा। माड़, हम लोग माड़ से, अभी मैंने बताया पर्वत, और एक होता है माढ़, अढ़ा वाला माढ़। माढ़ किसको बोलते हैं आप लोग, कई लोग जानते होंगे जो गांव में रहते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। हम लोग कृषि से क्या पैदा करते हैं? धान। धान से फिर चावल होता है, और चावल को जब पकाया जाता है तो उसका जो पेज होता है दोस्तों, गांव में उसको माड़ कहा जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली आ कहां से रहा है? बेसिकली आ कहां से रहा है? कृषि से आ रहा है। ठीक है, कृषि से हम क्या पैदा कर रहे हैं? माड़ पैदा कर रहे हैं। किसी से क्या पैदा कर रहे हैं? माड़ पैदा कर रहे हैं। जीवन भर नहीं भूलोगे, मैं लिखित देता हूं अभी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पैदा। पैदा को क्या? पैदा। क्या बोलते हैं इनकी कृषि को? पेद्दा कृषि बोलते हैं दोस्तों। क्या कृषि बोलते हैं? पेद्दा कृषि बोलते हैं। और अबुझ माड़िया जनजाति से अब पूछे कि कौन सी कृषि करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा दोगे कि माड़ जो पैदा करते हैं इन लोग कृषि से करते हैं। या पेद्दा कृषि कौन सी जनजाति करती है, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे, जो कृषि से इन लोग क्या पैदा करते हैं? माड़ पैदा करते हैं। तो अबुझ माड़िया जनजाति का जो मेन कृषि है वो क्या हो गया दोस्तों? पेद्दा कृषि हो गया। हाँ जी ब्रिजेश जी, हाँ आप लोग बोलते होगे, लेकिन कई तरफ जो गांव में है उसको माड़ बोला जाता है। मुझे अच्छे से पता है, मेरी माँ खुद बोलती थी, मेरी मतलब दादी जो थी। तो आप निश्चिंत रहिए, और मैं एकदम से आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग उसको देखो, बल्कि ये बता रहा हूँ कि आप लोग उसको समझो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग रिलेट कीजिएगा। इसकी कृषि कौन सी है दोस्तों? पेद्दा कृषि है। कौन सी कृषि है? पेद्दा कृषि। और ये एक स्थानांतरित कृषि है। कौन सी? पेद्दा कृषि स्थानांतरित कृषि है, पेद्दा कृषि। ठीक है, अब ये स्थानांतरित कृषि और पेद्दा कृषि क्या होता है, बहुत डिटेल में आपको बता देता हूं। क्या होता है दोस्तों, ये पहाड़ पर्वत होता है, तो यहीं पर निवास करते थे। तो पहाड़ का कोई भाग, यहाँ पर जो वृक्ष है, यहाँ पर जो ये वृक्ष है, वृक्ष को काटकर, लगभग अभी सभी में वृक्ष को काटकर यहाँ पर इसको कृषि योग्य बनाया जाता था। वहां पर कृषि की जाती थी। जब वहां सभी चीजों का उपयोग कर लिया जाता था, उपजाऊपन समाप्त हो जाता था, तो ये दूसरी जगह जाकर कृषि करते थे। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि स्थानांतरित हो जाती थी। तब उस समय हमारे पास बहुत सारी संसाधन नहीं थे दोस्तों, कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक वगैरह का उस समय संसाधन नहीं था, इसीलिए स्थानांतरित कृषि की जाती थी। लेकिन सरकार ने फिर इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि फिर जंगल कटते जाते और जो है जमीन बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो अब जो है ये स्थायी कृषि करने लगे हैं और एक जगह इनका निवास हो गया है। तो लेकिन इसका पूछा जाता है ये कौन सी कृषि करते थे, तो पेद्दा कृषि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थानांतरित कृषि या पेद्दा कृषि। यहाँ तक मेरे ख्याल से कुटकी भुट्टे कनकी चावल, हाँ जी बढ़िया ब्रिजेश जी, वही तो पावर है, जो पेज पीते हो आप वही पावर है। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अभी तो इन लोगों ने कृषि स्टार्ट किया है, अभी इनका नाच गाना डांस सब बचा हुआ है, सभी करेंगे अभी। हाँ देखिए, मैं कुछ समय जगदलपुर में भी पढ़ाया हूँ। तो दिक्कत ये आता था कि मैं जिस जनजाति के बारे में चर्चा करता था दोस्तों, वो जनजाति का व्यक्ति वहीं पर बैठा रहता था। तो मैं कुछ बताता था तो वो बोलता है सर अब ऐसा नहीं होता है। तो भैया अब विकसित हो चुका है। और दूसरा, जनजाति पर जिसने अध्ययन किया है, वेरियर एल्विन है, दयाशंकर नाग जी है, उन्होंने जो लिखा है उसको हमको पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब तुम्हारे जाति में वो अब होता है कि नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन पहले होता था। इन लोगों ने रिसर्च किया है, उसी को ही हमको पढ़ना है। तो आप में से कई लोग वो भी होंगे कि सर हमारे में तो अब ये नहीं होता, अब ये नहीं होता, लेकिन आप अपने घर में पूछेंगे तो वो पहले होता था। ठीक है, आप परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कृषि हो गया।
कृषि हुई तो बम्फाड़ पैदावार हुआ, बम्फाड़ पैदावार हुआ तो फिर क्या हुआ दोस्तों, तो फिर पार्टी सार्टी का मौसम आया, पर्व का मौसम आया, त्योहारों का मौसम आया। तो इनका जो प्रमुख पर्व है, देखिए बहुत अच्छे से आपको सब याद होगा, इनका जो प्रमुख पर्व है, मैं पॉइंट भूल गया हूँ, 8 यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। इनका प्रमुख पर्व है काकसार, पंडुम और पोला। काकसार, पंडुम और पोला। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि इनका पर्व काकसार है या पंडुम है, पोला है? अभी याद होगा, मैं बोला हूँ याद होगा मतलब होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर है दोस्तों एक शब्द है काक। काक मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, कौवा। काक मतलब क्या होता है, कौवा। और कौवा कहाँ पर बैठता है दोस्तों, माड़ में। माड़ मतलब पर्वत, कहाँ पर बैठता है, माड़ में बैठता है। माड़ मतलब क्या, पर्वत। मैं शुरू में ही बताया था, अबूझ माड़ का जब शाब्दिक विच्छेद किए थे मैंने बताया था माड़ मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। और काक से आप रिलेट करेंगे, काक मतलब कौवा। कौवा कहाँ बैठता है दोस्तों, तो कौवा बैठता है पर्वत में। तो आप इसको याद रखेंगे, काकसाड़ इनका पर्व भी है और काकसाड़ इनका नृत्य भी है। तो दोनों को आप लोग अच्छे से रिलेट करके याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए काक मतलब कौवा, कौवा कहाँ बैठेगा, माड़ में बैठेगा, पर्वत में। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करके काकसाड़ इनका प्रमुख पर्व है। अब ये पर्व क्या होता है दोस्तों, तो ये एक यात्रा पर्व है जो गांव के धार्मिक स्थल पर जो वर्ष में एक बार इन लोग पर्व मनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है नृत्य गीत वगैरह किया जाता है दोस्तों। साल में एक बार काकसाड़ पर्व मनाते हैं। दूसरा आ जाइए पंडुम, दूसरा आ जाइए आप लोग पंडुम। तो काकसार में जो है कुछ लोग मिलकर जो है पूजा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पंडुम कहा जाता है। ये मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, कहा नहीं जाता है। इससे आप लोगों को याद रहेगा क्या, काकसार में जो पूजा पाठ करते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं, हम लोग पंडुम कहते हैं। काकसार अबूझ माड़िया जनजाति का पर्व है और पंडुम भी अबूझ माड़िया जनजाति का पर्व है। और आपके दिमाग में ये फिट हो गया, काकसार और पंडुम, काकसार में पूजा करने वाले पंडुम। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट करके ध्यान रखेंगे, अबूझ माड़िया जनजाति के पर्व काकसार, पंडुम, पोला। अब ये पोला जो त्यौहार ये नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि बहुत सारी जनजाति, लगभग सभी जनजाति या छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भी देखें तो लगभग सभी लोग पोला का पर्व मनाते हैं। जो सभी में कॉमन है वो नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए। फिर भी आप याद रख सकते हैं, पोला में लिख दिया हूं। इसके बाद आ जाइए आप लोग नृत्य, नौवां हमारा नृत्य। तो नृत्य में तो एक काकसार है, नृत्य में क्या है, काकसार है। और इसके बाद देखें तो इन लोग ददरिया, सुवा आदि नृत्य भी करते हैं। ठीक है, मेन आपको याद रखना है काकसार नृत्य। ठीक है, काकसार नृत्य को याद रखना है। बाकी ददरिया, कर्मा, सुवा ये लगभग सभी जनजातियां करती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे काकसार, ददरिया, सुवा, कर्मा, आप लोग बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेन है काकसार नृत्य जो यहाँ पर किया जाता है। ठीक, इसके बाद आ जाइए 10वां दोस्तों, इसका मुख्य पॉइंट गीत। ये अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, गीत। तो इनका प्रमुख जो गीत है वो है लिंगोपेन गीत। कौन सा गीत है दोस्तों, लिंगोपेन गीत है। ठीक है, और ये लिंगोपेन गीत लिंगोपेन देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और आप अगर जनजाति पढ़ रहे हैं और अगर आप लिंगोपेन को नहीं जानते हैं और आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि जो भी जनजाति पढ़ा है या पीएससी की तैयारी कर रहा है वो लिंगोपेन से तो जरूर परिचित है। माड़िया और अबूझ माड़िया जनजाति के लोग लिंगोपेन, जो घोटुल के बाहर इनके देवता होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो इनका जो गीत है वो लिंगोपेन गीत है। याद रखिएगा, लिंगोपेन देवता होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है लिंगोपेन गीत। एक आएगा आपका रीलो गीत, रीलो गीत, इसको आपको ध्यान में रखना है। रीलो
गीत, रीलो गीत भी जो है अबूझ माड़िया जनजाति का गीत है। ये विवाहित गीत है दोस्तों, वैवाहिक विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसको मैं तो अभी यहाँ पर पूरा बता ही रहा हूँ, इसके अलावा भी हम इस पर चर्चा करेंगे जनजातियों का अलग से नृत्य और गीत वाले सेक्शन में, ठीक है। जनजातीय गीत, जनजातीय नृत्य, इस सेक्शन में सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। हाँ जी, ओके सर, पहली बार देखी सर को, अच्छा चलो। तो ये रीलो गीत, इसके बाद आ जाइए आपका पूजा गीत, ठीक है। रीलो गीत उसके बाद पूजा गीत। तो ये सिंपल है दोस्तों, जो हमको मेन याद रखना है लिंगोपेन और रीलो गीत। पूजा गीत पूजा के समय गाया जाने वाला गीत, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हमको, ये लगभग सभी जनजाति में पूजा के समय कोई गीत गाया जाता होगा, विवाह के समय, तो विशेष चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। आप याद रखिए लिंगोपेन गीत और रीलो गीत को, ठीक है। पूजा गीत नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका जनजातीय गीत, ठीक है। अबूझ माड़ जनजाति के लोग जो जिस गीत को गाते हैं वो लिंगोपेन गीत, लिंगोपेन देवता को प्रसन्न करने के लिए। रीलो गीत हो गया दोस्तों, और इसके अलावा आपका हो गया पूजा गीत हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, घोटुल। अब घोटुल से आप सभी लोग परिचित होंगे, माड़िया जनजाति का घोटुल। तो इसका भी अपना एक घोटुल होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, कोसी घोटुल। क्या कहते हैं हम लोग, कोसी घोटुल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसी घोटुल। इनके घोटुल को कहा जाता है कोसी घोटुल। कोसी घोटुल क्यों कहा जाता है, तो कोसी घोटुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अबूझ माड़ जो क्षेत्र है वो कई कोसों तक विकसित है। क्या है, अबूझ माड़ क्षेत्र कई कोसों तक विकसित है और हर कोस में घोटुल है, इसीलिए इनका घोटुल क्या कहलाता है, कोसी घोटुल कहलाता है। अब आप में से जो होंगे, जैसे अभी हैं एक दो, तो वो बोलेंगे सर ये तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा याद रहेगा आपको, ठीक है। और मेन चीज़ है आपको याद रहना, ये नहीं आपको रिसर्च करना है। आप जाइए और वहाँ पर पहले 2 महीना बिता कर आइए, लेकिन आपको याद रखनी है तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में पता आपको चल जाएगा कि सर ने ये बताया था कि अबूझ माड़ जो है वो विकसित है दोस्तों, और विकसित होने के कारण क्या है, उसके घोटुल को क्या कहा जाता है, कोसी घोटुल कहा जाता है। और कोसी घोटुल में दोस्तों इन लोग तालुर मुंते देव की पूजा करते हैं। किसके, तालुर मुंते देव, तालुर मुंते देव की पूजा करते हैं घोटुल के अंदर, ठीक है। अब इसका रिलेशन मुझे नहीं मिला है, ये तालुर मुंते देव को मैं कैसे आपसे लिंक करूं, इसका रिलेशन नहीं मिला है। और नहीं मिला है ये कह रहा हूं, ये भी आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा पूछिए, तो ये ऐसे याद रहेगा कि जब आप लोग क्लास ख़त्म करेंगे, रात को सोएंगे, तो आप सोते सोते एक सोचिएगा कि सर जब पढ़ा रहे थे एक चीज़ का रिलेशन नहीं बताए, तालुर मुंते देव जो कोसी घोटुल में जिसकी पूजा की जाती है, तो उसका रिलेशन नहीं बताए थे। तो ये आपको वैसे ही याद रहेगा कि सर ने हमको जो चीज़ नहीं बताई थी वो तालुर मुंते देव है, कोसी घोटुल में इसकी पूजा की जाती है। आपको ऐसे भी ये याद रहने वाला है, ठीक है। अब घोटुल भी आ गया, लोग मिलने लगे, त्योहार पर्व में नाच गा लिए, प्रेम प्रसंग बना, घोटुल में मिलना जुलना चालू, तो क्या होगा दोस्तों, विवाह होगा। तो चलिए विवाह करवाते हैं इनका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इनका विवाह। विवाह, अब मैं एक एक विवाह को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए हमें हमेशा यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी जनजाति कौन सा विवाह करती है, यही समझ नहीं आता भैया इतना सारा विवाह कहाँ कौन सा किधर घुस रहा है। तो देखिए अभी आपको कैसे याद रहेगा। देखिए विवाह क्या हो गया, अब स्टार्टिंग में जाइए, जब मैंने बताया कि अबूझ माड़िया जनजाति की उत्पत्ति हुई थी तो 2 किंवदंतियां बताई थी। एक किंवदंती जो माड़िया गोड़ के जो 2 कपल थे, वो कपल यहाँ पर आ गए भागकर, और भागकर यहाँ पर शादी कर ली और उन्हीं का जो है वंशज बना। दूसरा जो किंवदंती बताया था मैंने, प्रलय आया तो एक तुमा के सहारे 2 कपल यहाँ पर आए और वहाँ से फिर जो है वो अबूझ माड़िया जनजाति बनी। तो बेसिकली लास्ट में हो क्या रहा है, 2 कपल्स जो 2 जोड़े हैं, कपल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, भाग कर आ रहे हैं। कैसे भाग कर आ रहे हैं, साथ में भाग कर
आ रहे हैं और साथ में भाग कर आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सह पलायन। आप बेसिक से रिलेट कीजिएगा। सह मतलब साथ में, पलायन मतलब भागना। तो पहला विवाह है, साथ में भाग कर आए थे और विवाह किए थे, पहला विवाह को कहा जाता है सह पलायन विवाह। और इसको आदिवासी जो है अबोझ माड़िया जनजाति इसको क्या बोलती है? तो इसको बोलती है दोस्तों बिथेर। बिथेर बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है, बिथेर। अब बिथेर को भी आपको रिलेट करना है, बिथेर को भी पूछ दिया गया तो इसमें आया है बी, ठीक है, बी आया है। अगर हिंदी वर्णमाला में देखें तो अ के अनुसार ये दूसरा वर्ण है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी देखें तो अ के अनुसार ये दूसरा वर्ण है, ठीक है। अब इस थेर को थोड़ी देर के लिए आप लोग शेर समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? शेर समझ लीजिए। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। ब दो बी दो, तो बी से आप लोग रिलेट करना दो शेर, दो शेर। अब इसका अर्थ क्या निकला? दो शेर। दो शेर से अब आप इसको रिलेट कैसे करेंगे? भैया आज आप जहाँ भी हैं थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। जो लोग घर से भाग कर, दो लोग घर से भाग कर जो शादी किए हैं, वाकई में वो क्या हैं? शेर ही हैं। कोई मामूली इंसान नहीं है, वो शेर ही है। तभी वो एक लड़की एक लड़का घर से भाग कर शादी कर सकता है, वो शेर ही होता है भैया। तो यहाँ से भी आप लोग याद रखेंगे, बिसेर से बिथेर सह पलायन विवाह, कहाँ? अबोझ माड़िया जनजाति में, ठीक है। तो ये शेर से बिथेर से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं कोई यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ शब्दों में ही आपको कैसे ढूंढना है, शब्दों में से ही आपको कैसे समझना है, इस पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो विवाह है दोस्तों, ये है आपका ओडियत्ता विवाह। ओडियत्ता विवाह। अब इसको कैसे रिलेट करना है? देखिए ओडिया, ओडियत्ता, ओडी माड़ी, ठीक है। एक तो आप लोग यहां से रिलेट करेंगे ओडिया माड़िया, ओडिया माड़िया, ठीक, यहां से रिलेट आप करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं घुसपैठ विवाह। घुसपैठ विवाह, ठीक है। ये जो जनजाति थी ये संकुचित स्वभाव की थी, या कह सकते हैं हम लोग अड़ियल रवैया वाले। अब सभी जनजाति जो है संकुचित स्वभाव के होते हैं, वो किसी दूसरी जनजाति के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। और ये 1935 में जब बता रहा था तब आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करवा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो चीज से रिलेट करेंगे, इड़िया, ओडिया और माड़िया, ठीक है। ओडिया और माड़िया, माड़िया में अबोझ माड़िया। दूसरा अबोझ माड़िया दोस्तों वो थोड़ी सी अड़ियल किस्म की जनजाति थी, मतलब वहाँ वो किसी दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं करती थी। इसीलिए अबोझ माड़े वाले क्षेत्र को आम लोगों के आवागमन के लिए 3 साल के लिए बैन किया गया था। शायद आप लोग को पता हो नहीं हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उसे बैन किया गया था। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे शर्मा सर का क्लास, ठीक, चलिए। तो ये ओडियत्ता विवाह दोस्तों, हाँ मैं रिलेट कर रहा था ओडिया डिया। अब ये डिया हो गया, ये डिया हो गया, तो दोनों को आप रिलेट कर लीजिए। दूसरा अड़ियल प्रवृत्ति, तो यहाँ से अड़ियल प्रवृत्ति को आप ध्यान रखिएगा। अबोझ माड़िया को 3 साल के लिए मानव आवागमन, मतलब दूसरे लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। अब ये ओडिया क्या होता है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए। आप लोगों के जो गांव में रहते हैं वो एक शब्द से परिचित होंगे, ओड़ा। आप शब्द को देखिए, शब्दों का ही खेल है। शब्दों को अब साध लिए तो आप सारी चीज साध लिए। ओड़ा, ओड़ा देना मतलब मेरी दादी कहती थी छत्तीसगढ़ी में, अतिक देर ले कार ओढ़ल देहस रे, जा कोनो ढार घूम के आबे। ओड़ा देना मतलब दोस्तों ज़बरदस्ती मैं अपनी दादी को परेशान करता था कि मुझे खाने के लिए पैसा दो, तो वो वही, अब उनके पास नहीं रहता था और मैं बैठे रहता था, नहीं मेरे को पैसा दोगे तभी जाऊंगा, नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा। तो उसको बोलती थी वो ओड़ा देना, और उस समय मैं समझ नहीं पाता था कि ओड़ा देना मतलब क्या होता है। आज समझ में आता है कि वो क्या बोलती थी। तो ओडियत्ता, ओड़ा देना मतलब अड़ जाना, और घुसपैठ मतलब भी होता है दोस्तों ओडियत्ता, यहाँ से रिलेट कीजिएगा। ओडियत्ता अड़ जाना, और घुसपैठ मतलब वही है। लड़की क्या होती है, 2 लवर होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का
जो घर में रहता है लड़की, उसके घर में जबरदस्ती घुसपैठ, घर में घुसपैठ कर जाती है। और इनकी संस्कृति है, विवाह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, हल्दी चावल को लेकर छींच देती है लड़के के ऊपर और वहाँ पर ओड़ा दे के बैठ जाती है कि मुझे शादी करना है तो फलाना करना है, नहीं तो नहीं करना है, कैसे करना है बताओ। ठीक है, तो वो मनाने का प्रयास करते, नहीं मानते, वो ओड़ा दे के बैठी रहती है, अड़ियल टाइप से बैठी रहती, मेरे को शादी करना है तो यही करना है। ठीक, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ओडियत्ता विवाह। बाद में फिर सभी को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर लड़के के घर में मंडप गड़ाया जाता है, फिर लड़की के घर वालों को कुछ पैसा दिया जाता है और दोनों की शादी कराकर हैप्पी एंडिंग की जाती है। तो इसको ध्यान रखिए, ओडियत्ता विवाह, घुसपैठ विवाह। ठीक है, मेरे ख्याल से आप जीवन भर नहीं बोलोगे कि कौन सी जनजाति में ओडियत्ता विवाह होता है। नेक्स्ट दोस्तों एक और विवाह होता है इसका, चूड़ी पहिनी। चूड़ी पहिनी, ठीक है, तो ये चूड़ी पहिनी लगभग बहुत सारी जनजातियों में होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चूड़ी पहिनी विवाह, एक तो इसको विधवा विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा विवाह। विधवा विवाह दोस्तों, जैसे कोई महिला जब विधवा हो जाती है, कोई महिला जब क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो पहले प्रचलन था कि उसको चूड़ी पहनाकर अपने घर, मतलब चूड़ी पहना दिया मतलब उससे शादी हो गई। ठीक है, अब ये मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, इस एक्चुअल में है ये चूड़ी पहने, चूड़ी, रा, छत्तीसगढ़ी में र बोलते हैं, ड़ा नहीं, तो ये क्या हो जाता है, चूड़ी पहने। तो चूड़ी पहना दिस मतलब उससे उसकी शादी हो गई, इसीलिए उसको विधवा विवाह कहा गया है। तो इस जनजाति में विधवा विवाह का भी जो है दोस्तों प्रचलन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 13। अब विवाह हो गया, सब हो गया दोस्तों, इसका कहानी जो है अब संपन्नता की ओर चल पड़ा है। ठीक है, सारी चीज़ें, सारा डिटेल मैं इससे संबंधित बता दिया हूँ। दोबारा शादी करते हैं उसे बोलते हैं सर चूड़ी पहने। क्या नाम है जी आपका? अवंतिका केसी। अवंतिका जी, यहाँ पर जो प्रचलन में है, मैंने देखा हुआ है चूड़ी पहने की शादी। ठीक है, हो सकता है आपके साइड वैसा होता होगा, मैं नहीं बोलता, लेकिन निश्चित तौर पर ये विधवा विवाह ही है और ये पुस्तक में लिखा भी हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो मुझे नहीं पता हो और वो गलत हो। ठीक, मेरे पास ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है भैया कि ये चूड़ी पहने मतलब विधवा विवाह। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपने आँखों से देखी है, यहाँ होता था, तो वो विवाह मैंने देखी हुई है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम खुले मन से पढ़िए, भले कम मिलेगा लेकिन जो मिलेगा वो 1108% सही मिलेगा, ज़्यादा हो गया 100% सही मिलेगा। चलो ठीक, तो उसमें आप बिल्कुल डाउट ना लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, विवाह हो गया, सारी चीज़ें संपन्न हो गई, अब इनके विदाई का समय हो गया, मतलब मृतक संस्कार का समय हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृतक संस्कार। तो इनका जो मृतक संस्कार है दोस्तों, इन लोग दफनाते हैं और क्रियाकर्म भी करते हैं, आग भी देते हैं। ठीक है, दफनाते हैं और आग भी देते हैं, दोनों ही इसमें प्रचलन में हैं। हाँ जी, हाँ जी भारती जी, हाँ दिनेश जी आप भी सही हो, बिल्कुल, बनाए भी बोलते हैं, विधवा विवाह भी बोलते हैं, ये सारा चीज़ मैंने सुना हुआ है, बिल्कुल सही। चलो, दफनाते हैं और आग भी देते हैं दोस्तों, दोनों क्रियाकर्म भी करते हैं, दोनों का ही प्रचलन है। लेकिन जब दफनाते हैं तो विशिष्ट और संपन्न व्यक्ति की याद में, किसकी? विशिष्ट और संपन्न व्यक्ति की याद में दोस्तों एक लकड़ी का, किसका? लकड़ी का नक्काशी किया हुआ। नक्काशी मतलब उसमें भूत प्रेत, भूत प्रेत, जानवर, पशु, पक्षी, देवी देवता
आदि का नक्काशी किए हुए रहता है। नक्काशी क्या होता है दोस्तों? नक्काशी मतलब आप जानते हो तराश कर, जैसे लकड़ी है उसमें खुरच कर उसको आकृति देना, तो वो खुरच खुरच कर उसमें ये सब आकृति बनाए रहते हैं, लकड़ी भूत प्रेत जानवर पशु जो भी मिलता है, और उस लकड़ी की आकृति लकड़ी में उकेरते हैं, नक्काशी करते हैं। और ये इसका साइज तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपका दिया हुआ है 8 फीट लंबा होता है, ये लंबाई होती है 8 फीट और चौड़ाई होती है इसकी दोस्तों 4 फीट, ये दिया हुआ है भाई। तो इस लंबाई और चौड़ाई का लकड़ी का लंबा स्तंभ लगाया जाता है, मृतक स्तंभ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? मृतक स्तंभ लगाया जाता है, मृतक स्तंभ लगाया जाता है। और इस मृतक स्तंभ को इन लोग जो अबूझमाड़िया जनजाति है वो क्या बोलती है? अनाल गड्ढा। अब ये स्पेलिंग मैं नहीं जानता कि आपके पास क्या है ओरिजिनल, लेकिन ये लिखा हुआ है बुक में जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक जगह लिखा हुआ है हनाल गठिया, ठीक है। उच्चारण सेम है दोस्तों, स्पेलिंग आपको अलग अलग मिल सकता है लेकिन भावना यही है, भावनाओं को समझिए। क्या कहते हैं? अनाल गठिया या हनाल गठिया। हाँ जी, अभी भी प्रचलन है, अब चूड़ी पहिना से आगे बढ़ जाओ, दूसरी जनजाति में प्रवेश करना है, ठीक है। तो ये अनाल गठिया, हनाल गठिया, देवी देव, अच्छा ये आप लोग इसको याद रखेगा, मृतक स्तंभ को, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा अबूझमाड़ जनजाति से संबंधित जितने भी तथ्य थे। अब मेरे ख्याल से आप सभी को ये पूरी तरह से याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा, ठीक। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, और समझ में आया तो एक बार अप्रिशिएट कीजिए जल्दी से। उसके बाद मैं, आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन लेता हूं। एक ही जनजाति में दोस्तों समझाते हुए बहुत समय हो गया है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, अब आप लोग जवाब दीजिएगा, फिर दूसरी जनजाति की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया, चलो तो अब रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाइए। अबूझमाड़ जनजाति अपने आप को किस नाम से बुलाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, अबूझमाड़ की जनजाति अपने आप को किस नाम से बुलाती है? पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर मैं आपके देख रहा हूं, फटाफट आंसर देंगे। हाँ जी, जल्दी से आंसर देंगे। अबूझमाड़ की जनजाति अपने आप को किस नाम से बुलाती है? मेटाबूम, बढ़िया, बहुत बढ़िया पैकरा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मेटाबूम, मेटाबूम, बढ़िया। अबूझमाड़ की जनजाति, अबूझमाड़ की जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? हाँ, सबका मेटाबूम, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूझमाड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? प्रमुख पर्व कौन सा है? काकसार, बढ़िया तान्या जी, बढ़िया, क्या बात है, धड़ल्ले से पूरे आंसर आपका चल रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अबूझमाड़ जनजाति में, अबूझमाड़ जनजाति में एक चीज छूट गया दोस्तों, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। अभी अचानक क्वेश्चन पूछते हुए मैं याद आया कि अबूझमाड़िया जनजाति में एक जो है दोस्तों, ये जनजाति परगनों में विभाजित होती है और इसकी जो है जाति पंचायत भी पाई जाती है। इसकी क्या पाई जाती है? जाति पंचायत पाई जाती है अबूझमाड़िया जनजाति की, जिसका जो प्रमुख रहता है वो मांझी रहता है। कौन रहता है? मांझी, ठीक है।
परगनों में विभाजित होती है, इसमें जाति पंचायत पाया जाता है और ये जाति पंचायत का प्रमुख जो है वो मांझी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर। अबुझ माड़िया जनजाति के लोग रसोई घर को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। अबुझ माड़िया जनजाति के लोग रसोई घर को क्या बोलते हैं? फटाक से दोस्तों, रसोई घर को क्या बोलते हैं? अबुझ माड़िया जनजाति के लोग रसोई घर को, तान्या जी आंगड़ी, वेरी गुड वेरी गुड, आंगड़ी बढ़िया, आंगड़ी आंगड़ी, हाँ जी हाँ जी, एकदम धड़ल्ले से आंसर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक 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 ठीक, बढ़िया। अबुझ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के आंसर सही है, सभी के आंसर सही है। अबुझ माड़िया जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? अबुझ माड़िया जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? जल्दी से बताएंगे। अबुझ माड़िया जनजाति अपने आप को किसका वंशज? कस्तूर नागा, तान्या जी सबसे पहले फर्स्ट में आप ही का। तान्या जी गोंड का वंशज मानती है? नहीं भैया, गोंड की तो उपजाति है कस्तूर नागा। कस्तूर नागा जितने गोंड लिख रहे हैं, गोंड की ये उपजाति है दोस्तों, गोंड की ये उपजाति है। मैंने क्वेश्चन क्या कहा? कस्तूरबा गांधी का वंशज मानती है, बताया था स्टार्टिंग में। आप लोग शायद स्टार्टिंग में नहीं थे, ये वीडियो आप बंद करके फिर से पूरा जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ बताया जा चुका है बहुत अच्छे से। कस्तूर नागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुझ माड़िया जनजाति में घुसपैठ विवाह को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। अबुझ माड़िया जनजाति में घुसपैठ विवाह को क्या कहा जाता है? हाँ जी, शुरू में बताया जा चुका है सभी को। अबुझ माड़िया जनजाति में घुसपैठ विवाह को क्या कहा जाता है? आपके आंसर की प्रतीक्षा है। ओडियत्ता, बहुत बढ़िया तान्या जी, नारायण जी और जी विकेश, टेकम जी, चेतन जी, काकसार, अभी तक काकसार में क्यों चेतन जी? आंगड़ी गलत है, ओडियत्ता एकदम सही। ओडियत्ता कस्तूर नागा, ओडियत्ता। सह पलायन नहीं है दोस्तों, सह पलायन बिथेर को कहा जाता है। इतने अलग से अलग करके बताया कि बी वहां पर सेकंड पोजीशन में है, तो साथ का अर्थ लीजिए सह पलायन। दो मतलब साथ में है और साथ मतलब बिथेर, बिथेर दो शेर, सह पलायन। कितने अच्छे से मैं उसको समझाया। ओडियत्ता विवाह, बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबुझ माड़िया जनजाति में जो उनके कुल देवता हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है? अबुझ माड़िया जनजाति में कुल देवता का निवास स्थान कहाँ होता है? जल्दी से आप ही आंसर देंगे, आप ही आंसर देंगे एकदम। लोनू, बहुत बढ़िया, क्या नाम है? श्रेयस जी, बहुत बढ़िया। लोनू, पूजा जी, पूनम जी, नारायण जी, सभी का लोनू। ये कस्तूर नागा, वो पिछला क्वेश्चन, बढ़िया, बहुत ही आनंद है। सभी का राइट आंसर दोस्तों। मैंने कहा था ना कि मैं लास्ट में 10 क्वेश्चन पूछूंगा और 10 के 10 का आंसर आप ही देंगे, ठीक है? आप ही देंगे, बढ़िया है। नेक्स्ट और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आपका समय भी हो चुका है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि अबुझ माड़िया जनजाति के मृतक को जब दफनाया जाता है तो लकड़ी का नक्काशी किया हुआ एक मृतक स्तंभ लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मृतक स्तंभ को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 10 बार पूछा जा चुका है। अनाल गठिया, पूनम जी एकदम राइट आंसर है। हलान गठिया, अनुराग जी बहुत बढ़िया। स्पेलिंग गलत हो सकता है लेकिन अनाल स्तंभ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हलान गठिया बहुत सुंदर। विनोद जी, विनोद पटेल जी, नारायण जी, श्रेयस जी, कमला जी, तिलोत्मा मिश्रा, भूपेंद्र,
सभी का आंसर एकदम सही है, एकदम सही है दोस्तों। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय आपसे आप सभी से मुलाकात होगी। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप जो है अबूझ माड़िया जनजाति को जीवन भर नहीं भूलेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार आप इसको लाइक जरूर कर दें और हो सके तो शेयर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो ऑफ होने के बाद अगर क्लास अच्छा लगा है तो। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।